हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, अब विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। आवाज ठीक से आ रही है सभी को? यस, चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज सबसर्विएंट। इस वर्ड में अगर आप देख, जस्ट वन सेकेंड, आवाज ठीक से आ रही है ना? इस वर्ड में अगर आप देखोगे तो इस वर्ड में आपको दो रूट वर्ड्स दिखेंगे। पहला रूट वर्ड जो दिखेगा वो दैट इज सब, और दूसरा रूट वर्ड जो दिखेगा दैट इज सर्व। सब का मीनिंग क्या होता है? लोअर। और सर्व वर्ड, सॉरी एवरीवन, हाँ, और जो सर्व वर्ड होता है वो सर्वेंट से आप याद कर सकते हो, इसका मतलब भी क्या होता है? लोअर। तो कोई इंसान अगर सबसर्विएंट है तो इसका मतलब क्या है? वो दूसरों की हर बात मानता है। वो इंसान कैसा? एक बहुत ही प्यारा सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड दैट इज डोसाइल। डोसाइल शब्द का मतलब क्या होता है? हर किसी की हर बात मानने वाला। दैट इज व्हाट सबसर्विएंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो बाकी लोगों की सारी बातें माने, जो कम इंपॉर्टेंट हो या फिर जो सब ऑर्डिनेट लेवल पे हो, नीचे लेवल पे हो, उसको क्या बोलते हैं? सबसर्विएंट। ओबीडियंट होता है। कंप्लायंट मीन्स हर बात मानता है। कंप्लायंट वर्ड का वर्ब फॉर्म क्या है? कंप्लाई। कंप्लाई करना, एडहियर करना, इसका मतलब क्या होता है? लोगों की बात फॉलो करना, लोगों की बात मानना। सब ऑर्डिनेट है। अच्छा, ये तो हो गए जो सब लोगों की सारी बातें मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात की चमचागिरी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है। और वो क्या होता है? चमचागिरी करते हैं, हर बात मानते हैं, उनको अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऑब्सेकियस लोग होते हैं। ये क्या होते हैं? साइकोफैंट्स होते हैं, हर बात मानते हैं। क्या होते हैं? फॉनिंग होते हैं, हर बात मानते हैं, तारीफ करते हैं, चमचागिरी करते हैं। टोडिंग होते हैं। और क्या करते हैं ये लोग? ब्राउन नोजिंग करते हैं। इसका मतलब ये लोग सारी की सारी बातें मानते हैं। हाँ, ये लोग फ्लैटरर्स होते हैं, राइट। जो लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं चमचागिरी में, बटर लगाते हैं, मस्का लगाते हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं? एड्यूलेटिंग होते हैं। एड्यूलेट का मतलब क्या होता है? चमचागिरी करते हुए तारीफ करते रहे। तो सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबका फॉर्म क्या था? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स। हाँ, बूट लिकिंग भी कह सकते हैं, राइट। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स क्या हो गए? डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, सुपीरियर है। इसका मतलब क्या है? वो इंसान कैसा है? वो इंसान बहुत ही ऊपर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमेशा लोअर लेवल पे रहना चाहिए नेचुरल इंटेलिजेंस के। किस चीज को लेने में? एथिकल मेडिकल डिसीजंस लेने में। तो अगर मेडिकल डिसीजंस कोई भी लिए जा रहे हैं, एथिकल मीन्स जो सही है, तो एआई हमेशा नीचे होना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा ऊपर होनी चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं, रोबस्टनेस। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, अगला वर्ड है रोबस्टनेस। रोबस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? रोबस्ट आपका एडजेक्टिव है। लास्ट में एनी डबल एस जिन शब्दों के वर्ड में लगता है वो क्या हो जाता है? नाउन। तो रोबस्टनेस का मतलब क्या है? कोई चीज स्ट्रांग है, इफेक्टिव है, इसका मतलब काम कर रही है। स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, ड्यूरेबिलिटी, ही उसके अंदर पावर है, वो चीज काम कर रही है। फ्रैजिलिटी है, वीकनेस है, इंस्टेबिलिटी है, मतलब कमजोरी है। तो जो एथिकल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम एथिकली यूज करें, मतलब सही तरीके से यूज करें, उसके लिए टेक्निकली वो सपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि वो क्रिटिकल मीन्स मुश्किल से मुश्किल, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सिनेरियोज में भी, टाइम पे भी वो बहुत ही सेफली एक्ट कर सके। चलो, मुझे स्ट्रॉन्ग वर्ड की सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो। कोई चीज अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या है? ब्रॉनी है, गट्सी है, वेलिएंट। ये मैं ना वेलिएंट की स्पेलिंग में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ।
क्या आप लोग भी कंफ्यूज होते हो? बताना मुझे इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। गैलेंट है, अपने आप देख के समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को रीडिंग की बहुत आदत है वो आराम से बता पाएंगे इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। वेलोरस है, और क्या बोल देंगे ऐसे लोगों को? स्टाउट हार्टेड होते हैं, लायन हार्टेड होते हैं, और क्या होते हैं? आयरन क्लैड होते हैं, और क्या होते हैं? जो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब वो डरपोक नहीं होते, डरपोक नहीं होते तो इंट्रेपिड होते हैं। इंट्रेपिड शब्द का मतलब क्या होता है? फियरलेस। इसका मतलब किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। उन लोगों को स्ट्रांग अगर बनाया गया है तो कौन कौन से वर्ड्स बोल सकते हैं? अगर स्ट्रांग बनाया गया है तो बोल्स्टर्ड है, फोर्टिफाइड है, री है। मैं अपने आप को जरा साइड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन चाहिए होगी। हाँ, क्या बोल सकते हैं? री है। इनका मतलब क्या है? स्ट्रांग बनाया गया है, स्टर्डी है, स्ट्रांग है, ग्रिटी है। इसका मतलब स्ट्रांग है, कोई डर नहीं लगता, मतलब डॉन्टलेस है, मतलब स्ट्रांग है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं। ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। कोई परेशानी किसी को? चलो, अगर अब हमने वेलिएंट के कर ही लिए हैं, स्ट्रांग के कर ही लिए हैं, तो अब वीक के भी सिनोनिम्स कर लेते हैं। हाँ, करेक्ट स्पेलिंग क्या थी? राइट, हमेशा याद रखना। देखो, गैलेंट में डबल एल आ रहा है लेकिन वेलिएंट में सिंगल एल आता है, तो ये दोनों वर्ड्स है एक ही के मीनिंग, बट गैलेंट इज डबल एल वेयर इज वेलिएंट इज व्हाट? सिंगल एल। चलो, तो अब मुझे डरपोक के भी बता दो, अगर आपने मुझे स्ट्रांग के बता दिए हैं तो। जो लोग डरपोक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वीक होते हैं, टिमिड होते हैं, कावर्डली होते हैं, टिमोरस होते हैं, मीक होते हैं, मतलब हर चीज को लेकर डर लगता है। अब कमजोर के बताएंगे सभी लोग मुझे। ससेप्टिबल, इसका मतलब ऐसे लोगों के ऊपर अटैक करना बड़ा आसान होता है। वल्नरेबल, ऐसे लोग बहुत जल्दी अटैक किए जा सकते हैं। प्रोन मीन्स बहुत कमजोर है, अटैक किए जा सकते हैं। फिर अगर कमजोर पड़ गए, फीबल है, फ्रेल है, फ्रिजाइल होता है जो आसानी से टूट जाए, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फ्रिजाइल। फिर अगर कोई चीज कमजोर है तो फ्लिम्सी है, टेनुअस है, नाजुक सी है, मतलब कमजोर सी है, मीन्स डेलिकेट है। हाँ, चिकन हार्टेड बोल सकते हैं, कमजोर है। अगर कोई इंसान थकान की वजह से कमजोर हो गया है तो क्या बोलेंगे? एनर्वेटेड है, एग्जॉस्टेड है, फैटीग्ड है। कोई इंसान को कमजोर बना दिया गया है, उसको फिजिकली कमजोर बना के, तो उस इंसान को क्रिपल कर दिया गया है, डिबिलिटेट कर दिया गया है। हाँ, वो इंसान अगर प्यूनी है, इसका पुसिल एनिमस है, राइट? पुसिल एनिमस, पुसिल डबल एल और फिर एनिमस। पुसिल एनिमस का मतलब भी क्या होता है? वो इंसान कैसा है? बहुत ही डरपोक है। उस इंसान के अंदर एक हिंदी में वर्ड बोलते हैं, जिगरा नहीं है। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं पुसिल एनिमस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो दैट इज व्हाट? जिगरा ना होना, कमजोर होना। स्पाइनलेस कह सकते हैं। स्पाइनलेस में उस इंसान की रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसका मतलब वो इंसान कैसा है? बहुत ही कमजोर। चलो, तो ये सारे वर्ड्स क्या थे? एडजेक्टिव। अगला वर्ड आ गया रेजिलिएंट, वही स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम है। जो इंसान बहुत जल्दी रिकवर कर पाए मुश्किलों से, उसको क्या बोलते हैं? रेजिलिएंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो बहुत जल्दी रिकवर कर पाए, टफ है, अडेप्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक के दोनों के सिनोनिम्स कर ही लिए हैं हमने। एंटोनिम्स, वल्नरेबल है, फ्रिजाइल है, वीक है, कमजोर है। तो ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज जो हैं, जो पुरानी सीड की वेराइटीज हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं क्लाइमेट शॉक से। जैसे कि अगर सूखा पड़ जाए, ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाए। फ्लड आ जाए मतलब बाढ़ आ जाए। मुझे फ्लड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। फ्लड के सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे कि क्या आ गया? इनंडेशन आ गया। फ्लड इज व्हाट? इनंडेशन। और क्या बोलते हैं? डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब भी क्या होता है? फ्लड। एक वर्ड होता है बैराज। बैराज शब्द का मतलब भी क्या होता है? क्या आ गया?
फ्लड आ गया, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें बैक टू बैक हो गई। अच्छा, इनका मतलब सिर्फ फ्लड ही नहीं है, इन सारे शब्दों का मतलब क्या भी है कि बैक टू बैक एक साथ बहुत सारी चीजें आ रही है। जैसे बैक टू बैक पानी आ रहा है नदियों में तो फ्लड हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें बैक टू बैक आ रही है, दैट इज व्हाट फ्लड आ गया। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन। इनएडवर्टेंटली, सबसे पहले तो इनएडवर्टेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाओगे तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो कोई चीज अगर इनएडवर्टेंटली हो रही है मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो उस काम को, वो इंसान वो चीज एक्सीडेंटली हो गई है, विदाउट इंटेंशन एक्सीडेंटली हुई है, अनइंटेंशनली, अननोइंगली, एक्सीडेंटली, आपने जानबूझ के नहीं किया। एंटोनिम्स डेलिबरेटली पे डबल स्टार मार्क करो। डेलिबरेटली में ना बहुत सारे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? देखो, डेलिबरेटली का तो मतलब होता है जानबूझ के करना, लेकिन जब डेलिबरेट करना होता है तो इसका मतलब कोई जानबूझ के करना नहीं होता, ये वर्ब फॉर्म होता है और इसका मीनिंग होता है किसी काम, किसी चीज को डिस्कस करना। हम इस चीज के ऊपर डेलिबरेट करेंगे, इसका मतलब हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। डेलिबरेशन का मतलब भी क्या हो जाता है? इस चीज के ऊपर डेलिबरेशन हुआ, इसका मतलब इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो दोनों वर्ड्स दिखने में सेम है, ऐसा लग रहा है ये इसी का वर्ब फॉर्म होगा, लेकिन नहीं, दोनों का मीनिंग एकदम अलग अलग होता है। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के और डेलिबरेट मीन्स डिस्कस करना। इंटेंशनली, पर्पसली की मतलब आपने वो चीज जानबूझ के करी। तो पॉलिसी जो कि प्रमोट करती है हाइब्रिड क्रॉप्स, हाइब्रिड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मिक्स क्रॉप्स को उन्होंने गलती से क्या कर दिया है, इस सब की वजह से क्या हो गया है? ट्रेडिशनल सीड डाइवर्सिटी जो होती है, जो हमारे ट्रेडिशनल पुराने सीड्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं। अगले वर्ड पे आते हैं रिप्लेनिश कर देना इज भर देना। तो अगर आपने किसी चीज को रिप्लेनिश कर दिया है मतलब भर दिया है फिर से। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, एक्शन की बात कर रहे हैं। टू फिल समथिंग अगेन, किसी चीज को दोबारा भर देना, किसी चीज को उसके वापस सिचुएशन पे ले आना। अच्छा, किसी चीज को वापस से उसको अच्छा कर देना, उसके कौन कौन से वर्ड्स हम कर सकते हैं? एक वर्ड होता है रेसस्किटेट करना। रेसस्किटेट करने का मतलब क्या होता है? वापस से उसको अच्छा बना देना। फिर रेजुवेनेट करना, वापस से उसको यंग बना देना। रिवाइटलाइज करना, वापस से उसको क्या कर देना? एनर्जी दे देना। रिप्लेनिश करना, वापस से उसको क्या कर देना? भर देना। तो सारे वर्ड्स में अगर आप देख रहे होगे तो री 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 वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वापस से आप उस चीज को क्या कर रहे हो? वापस से उस चीज को आप अच्छा कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो और बढ़िया कर दे रहे हो। रेक्यूपरेट करने का मतलब भी यही होता है, वापस से हेल्थ ठीक कर देना। तो ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हो पॉजिटिव टोन के। रेनोवेट करना, उसको सुंदर बना, रिसरेक्ट करना, राइट, वापस से उसमें जान दे देना, जान डाल देना। रिकिंडल कर देना, वापस से उसको उसके अंदर एनर्जी भर देना, इमोशंस भर देना। री इन्विगरेट कर देना, राइट, री इन्विगरेट कर देना। इसका मतलब भी क्या होता है? वापस से उस चीज को एनर्जी दे दी आपने। तो ये सारे वर्ड्स में आपको एक रूट वर्ड मिल रहा है री, री का मतलब होता है अगेन। और ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं कि आप वापस से उस चीज को ठीक कर रहे हो। सिनोनिम्स क्या होगा? रिस्टोर करना, रिफिल करना, रीजनरेट करना मीन्स वापस से उसमें एनर्जी डाल देना। एंटोनिम्स डिप्लीट कर दिया, ड्रेन कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, इसका मतलब खत्म कर दी उसकी एनर्जी। तो जो पुरानी सीड की वेराइटीज है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को वापस से ले आते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ अच्छी हो जाती है। अगला वर्ड है इंसेसेंट। इंसेसेंट लोग कौन होते हैं? जो रुकते नहीं है, जो बिना रुके काम करते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? इंसेसेंट होते हैं। ऐसी चीज क्या होती है? इंसेसेंट, जो रुके ही ना, बिना रुके चलती रहे। अच्छा, तो जो अगर मैं लोगों की बात करूं कि लोग रुकते नहीं, रुक जाना नहीं, तू कभी हार के, हाँ, तो इंसेसेंट होना है आपको, रुकना नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? टेनिशियस होते हैं। एक चीज में जो ठान ली वो ठान ली, उसको करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती। ऐसे लोग क्या होते हैं? अनरिलेंटिंग होते हैं, रुकते नहीं है। रिलेंटलेस भी बोलते हैं ऐसे लोगों को। हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते, लगातार उस चीज पे बने रहते हैं, परसिवियरिंग होते हैं। परसिवियरेंस का मतलब क्या होता है? एक ही चीज को पे लगे रहना, लगे रहो मुन्ना भाई। परसिस्टिंग होते हैं, हार नहीं मानते उस चीज से कभी भी। ये सारे वर्ड्स क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। हाँ, स्टेडफास्ट भी कह सकते हैं, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, अब नहीं हार माननी, डिटरमाइंड होते हैं।
डेडिकेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं अपने काम को लेके, अपने काम को लेके डिवोटेड होते हैं। चलो अब यहाँ आ जाता है। तो इंसेसेंट मीन्स जो बिना रुके चलता रहे, अनसीजिंग हो, ना रुकने वाला, कांस्टेंट, लगातार, परपेचुअल, हमेशा चलता रहे। अच्छा, जो रिवर्स हमेशा बहती रहती हैं उनको क्या बोलते हैं? जो रिवर्स हमेशा बहती रहती है वो आपकी पेरेनियल रिवर्स होती है। तो पेरेनियल का मतलब क्या होता है? जो बिना रुके बहती रहे। एंटोनिम्स, रुक रुक के काम हो रहा है, इंटरमिटेंट है, ओकेजनल है। स्पोरैडिक पे डबल स्टार मार्क करो। स्पोरैडिक का मतलब क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड, इर्रेगुलर इंटरवल्स पे जो काम होता है। समथिंग दैट हैपेंस एट इर्रेगुलर इंटरवल्स, रुक रुक के जो काम होता है वो क्या होता है? स्पोरैडिक। जो लगातार डिमांड है, हाई ईल्ड क्रॉप्स, ईल्ड का मतलब क्या होता है? आउटपुट, ज्यादा आउटपुट निकले, ऐसे क्रॉप्स की जो डिमांड लगातार बनी हुई है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी इंडिजेनस वेराइटीज खत्म हो रही है। इंडिजेनस का मतलब समझते हो? इंडिजेनस का मतलब क्या होता है? लोकल, जो कहीं की नेटिव है उनको क्या बोलते हैं? इंडिजेनस। अच्छा, इंडिजेनस की बात ही हुई है तो मुझे इन वर्ड्स के मीनिंग जल्दी से बता दो बिना टाइम वेस्ट करे। देखते हैं कितने लोगों को याद हुआ है। इंडिजेनस, इंडिजेंट, इंडिग्नेंट, इंजीनियस, ingenuous और ingenuine, everyone। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज आर एडजेक्टिव्स। मैम स्क्रीन पे आ जाओ बेटा, स्क्रीन पे मेरे लिए आज जगह नहीं है। कहाँ? अभी जब आर्टिकल पढ़ाऊंगी ना तो आ जाऊंगी, डोंट वरी। वोकैबुलरी में लिखना इतना सारा होता है ना कि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड्स में आपको लिख पाऊँ। चलो, इंडिजेनस है मतलब लोकल है वहां का। इंडिजेंट मतलब बड़ा गुस्सा, इंडिजेंट मतलब पुअर है, गरीब है। इंडिग्नेंट मीन्स बड़ा गुस्सा आ रहा है, एंग्री है। इंजीनियस मतलब बहुत ही स्किल्ड है भाई, बहुत दिमाग वाला है, बहुत बढ़िया है। इनजेनुअस भोला भाला सा है, इनोसेंट है। और इनजेन्युइन मतलब फेक है, बोगस है। सारे वर्ड्स याद रखना, सारे वर्ड्स पे जितने स्टार मार्क करने कर लो, एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं। चलो आ जाते हैं यहाँ पे अगले वर्ड पे आते हैं। हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन करा दो बेटा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए ना बुक आ गई है नई वाली, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, जिसमें प्रेसी राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, सारी की सारी चीजें हैं आपकी, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आप बुक ले सकते हो, उसको रोज 15 से 20 मिनट पढ़ना स्टार्ट करो। मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, कैसे प्रेसी लिखते हैं, कैसे सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, कैसे ईमेल राइटिंग लिखते हैं, वो सारी चीजें मैं लूंगी क्लासेस में। लेकिन उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50-60 पढ़ के जाओगे तब जाके कॉन्फिडेंस आ पाएगा। इंट्रिकेट है मतलब कोई चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड आ गया भाई। चलो, कॉम्प्लिकेटेड के मुझे सिनोनिम्स बताओ सबसे पहले। कोई चीज अगर कॉम्प्लिकेटेड है मतलब कैसी है? कॉन्वोल्यूटेड है। और क्या बोल सकते हैं? एजोटेरिक है, आर्केन है, रिकंडाइट है, एब्स्ट्रूज है। हाँ, कम से कम आज मुझे 20-25 तो आप लोग बताओगे ही। एब्स्ट्रूज है, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज। और कॉम्प्लेक्स है, लेबिरिंथीन है। कैसे याद करी थी लेबिरिंथीन की स्पेलिंग? याद करो, लेबिरिंथीन। तोड़ तोड़ के याद करो जिसकी स्पेलिंग मुश्किल लगती है। बाइजेंटाइन है, नॉटी है, टॉर्टुअस है, सर्किटस है। इनका मतलब क्या होता है? गोल गोल घुमाव वाली है। इसका मतलब कैसी है? बहुत ही मुश्किल है समझना उस चीज को। नेब्यूलस है। फिर वो सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे, कौन कौन से? बेम्बूजलिंग, आईएनजी वाले ना। बेम्बूजलिंग है, गॉपस्मैकिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है। याद आ रहे हैं सारे के सारे? सर्पेंटाइन है। सर्पेंटाइन मीन्स गोल गोल घुमाने वाली है।
मडलिंग है, बी फडलिंग है, स्टैगरिंग है, अरे स्टैगर वर्ड के दो मतलब होते हैं। एक तो स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, कोई इंसान अगर स्टैगर कर रहा है इसका मतलब वो ठोकर खा रहा है, गिर रहा है, लड़खड़ा रहा है। और एक दूसरा मतलब होता है स्टैगर का किसी को चौंका देना। एस्टाउंडिंग है। तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज बड़ी ही कैसी है, वो चीज बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी है, वो चीज बड़ी ही मुश्किल सी है। चलो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सबका एडजेक्टिव है, बहुत ही डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिटेल्ड है, मतलब बड़ी ही मुश्किल सी है। एंटोनिम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी है, बहुत ही क्लियर सी है, ल्यूसिड सी है, बहुत ही क्लियर है। पेल्यूसिड है, बहुत ही क्लियर है। लिम्पिड है, बहुत ही क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेब है वो पॉलिसीज का और मार्केट फोर्सेस का, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया है प्रोटेक्ट करना। किस चीज को प्रोटेक्ट करना, ट्रेडिशनल क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ पॉलिसीज की वजह से। अगला वर्ड है टेम्पर करना। टेम्पर मत करो यार इस चीज के साथ, इसका मतलब क्या होता है, छेड़खानी मत करो। टेम्पर करना इज व्हाट, छेड़खानी करना। अच्छा, एक ना टेम्पर्ड ग्लास आता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये वाला टेम्पर होता है। एक दो जगह ना मैंने लिखा हुआ देखा है कि ना ये वाला टेम्पर लिख के बोल देता है टेम्पर्ड ग्लास अवेलेबल हियर। तो उस टेम्पर्ड की मतलब स्पेलिंग क्या होती है, वो ये वाला टेम्पर्ड होता है, वो ये वाला टेम्पर नहीं होता। याद रखना इस चीज को। इसका मतलब क्या होता है, टफन्ड ग्लास। ये टेम्पर वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, छेड़खानी करना। टू इंटरफियर विद समथिंग, किसी चीज को डैमेज करना है, किसी चीज में ऐसे चेंजेस करना जिसकी आपको परमिशन ही नहीं है। तो मेडल करना, इंटरफेयर करना, मैनिपुलेट करना मीन्स टेम्पर करना। एंटोनिम्स, आप प्रिजर्व कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। कंजर्व करने का मतलब भी क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हो। तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ छेड़खानी कर रहा था। कैसे, ऑफिशियल्स को प्रेशराइज करके, तो वो लोगों को प्रेशराइज कर रहा था और छेड़खानी कर रहा था, किसके साथ, इलेक्शन के रिजल्ट्स के साथ। अगला वर्ड है विपिंग अप। आप क्रीम को विप अप करते हो, समझते हो विप अप करने का मतलब क्या होता है, कि क्रीम बनाने के लिए मक्खन निकालते हो ना, तो मक्खन निकालने के लिए क्या किए जाती है, मक्खन निकालने के लिए विप किया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विप्ड क्रीम बोलते हैं। मींस बहुत तेजी तेजी से मूव करना, ऐसे बहुत तेजी तेजी से घोटना, दैट इज विप करना। तो इसी का एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है विप अप करना। अगर आपने किसी इंसान को ऐसे तेजी तेजी से कर दिया तो उसका मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को भड़का रहे हो। टू इंसाइट और प्रोवोक अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और इमोशन इन अदर्स, तो दूसरे लोगों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लेके आना, दैट इज व्हाट विप अप करना। स्टिर अप कर रहे हो, प्रोवोकेट कर रहे हो, एजिटेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ही ज्यादा लोगों को भड़का रहे हो। अच्छा, भड़काने वाली स्पीच को क्या बोलते हैं, भड़काने वाली स्पीच को बोलते हैं सेडिशन। और क्या बोल सकते हैं इसको, अगर आप किसी को भड़का रहे हो तो इंसाइट कर रहे हो, इन्फ्लेम कर रहे हो। इन दोनों शब्दों का मीनिंग भी क्या होता है, आप लोगों को भड़का रहे हो। एंटोनिम्स, इन्फ्यूरिएट कर रहे हो भी बोल सकते हो, राइट, इन्फ्यूरिएट कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। एंटोनिम्स, काम कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, सूद कर रहे हो, मॉलिफाई कर रहे हो, मिटिगेट, किसी प्रॉब्लम को कम कर दिया आपने, मिटिगेट कर रहे हो, प्लाकेट कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, एले कर रहे हो, अपीज कर रहे हो, प्रोपिशिएट कर रहे हो, पैलिएट कर रहे हो, लल कर रहे हो। इन सब का मीनिंग क्या होता है, आप सुकून दे रहे हो। तो पॉलिटिशियन की जो स्पीचेस थी उनका मकसद क्या था, कि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, इमोशंस क्या हो, जाग जाए। वो पॉलिटिशियन की क्या थी, वो पॉलिटिशियन की स्पीच का मकसद था। चलो, आ गया वर्ड समझ में आपको ईश्वी, चलो वेरी गुड। आज ईश्वी भी एडिटोरियल की क्लास ले रही है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इररेफ्यूटेबल। लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इररेफ्यूटेबल का मतलब क्या है, जिसको आप मना नहीं कर सकते, जिस चीज को आप गलत साबित नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, वो चीज कैसी है, वो चीज आपकी इररेफ्यूटेबल है। इसका मतलब वो क्या है,
वो इम्पॉसिबल, वो क्या है, इम्पॉसिबल टू डिनाई है, इम्पॉसिबल टू डिस्प्रूव है, अनडिनाएबल है। इसका मतलब वो कैसी है, इररिफ्यूटेबल है, अनडिनाएबल है, इनकॉन्ट्रोवर्टेबल है, अनक्वेश्चनेबल, मतलब आप उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। एंटोनिम्स डिस्प्यूटेबल है, क्वेश्चनेबल है, रिफ्यूटेबल है, उसको डिनाई कर सकते हो। तो जो प्रोसिक्यूटर है उसने ऐसा सबूत, एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत, ऐसा सबूत सामने रखा जो कि इररेफ्यूटेबल था, मतलब आप उसको मना नहीं कर सकते थे। जिसकी वजह से जो जजेस थे, ज्यूरी को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस को ज्यूरी बोलते हैं, वो लोग क्या हो गए, कन्विंस्ड हो। समझ में आई वोकैबुलरी। चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं। ऐसा इंसान जो कॉपी करता है दूसरों के आइडिया को और यूज करता है, प्लेगियरिस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लेगियारिज्म। मीन्स दूसरों का आइडिया कॉपी करना, दैट इज व्हाट, प्लेगियारिज्म। जो डिक्शनरीज, मैम प्लीज दिखा दो, 1 मिनट दे दो बस ईश्वी को, ईश्वी के पापू जस्ट 1 मिनट दे दो ईश्वी को। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाय बाय, कभी और दिखाएंगे। तो अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। डबल स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। डिक्शनरीज को कंपाइल करने वाले को क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। जो हार ना माने, इनडिफैटिगेबल, जो हार ही ना माने, जो कभी गिव अप ना करे, दैट इंसान, वो क्या इंसान क्या होता है, इनडिफैटिगेबल। बहुत ही अटेंटिव टू डिटेल हो, फस्टिडियस है, मेटिक्यूलस है, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो तो एसिड, सॉरी एवरीवन, जस्ट वन सेकंड। हाँ जी, तो जो बहुत ही अटेंटिव टू डिटेल है, हर बात को बहुत ध्यान से देख रहा है, वो कैसा इंसान, फस्टिडियस, मेटिक्यूलस, असिडुअस, बहुत एफर्ट लगा रहा है, डिलिजेंट, बहुत मेहनत कर रहा है, स्क्रूपुलस के दोनों मतलब होते हैं, एक स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, और दूसरा मतलब क्या होता है, बहुत ही केयरफुली काम करना। जो लोग चारों तरफ नजर रख के काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्कमस्पेक्ट होते हैं। चारों तरफ नजर रखती है, रहती है उनकी, वो लोग क्या होते हैं, विजिलेंट होते हैं, चारों तरफ नजर रहती है। चेरी होते हैं, वेरी होते हैं, इसका मतलब कैसे होते हैं, बहुत ही वॉचफुल होते हैं, नजर रखते हैं पूरे टाइम, हीडफुल होते हैं, हर टाइम ध्यान रखते हैं, हमेशा अपना कान ग्राउंड पे लगा के रखते हैं। दे कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, वो एक ईयर को ग्राउंड के पास लगा के रखते हैं। तो सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स करते हैं हम, लेकिन मैं आपको भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले सिनोनिम सारे बता रही हूँ। चलो फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। चिकन आउट करना, चिकन समझते हो, दो इंग्लिश में ना दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है चिकन और एक होता है लायन। तो जब भी बहादुरी की बात होती है ना तो लायन बोलते हैं, तू मेरा शेर पुत्र है। और अगर किसी को बोला तू मेरा चिकन पुत्र है, तो इसका मतलब क्या है, डरपोक। तो चिकन वर्ड को हमेशा फियर वर्ड से लिंक किया गया है, लायन वर्ड को हमेशा स्ट्रेंथ वर्ड से लिंक किया गया है, ऐसे ही फॉक्स वर्ड को हमेशा कनिंग वर्ड से लिंक किया गया है। हर एक एनिमल को एक वर्ड दिया गया है। वुल्फ शब्द को हमेशा धोखे से लिंक किया गया है। तो जब भी चिकन आए इसका मतलब कुछ ना कुछ डरपोक पने की बात हो रही है। तो चिकन आउट करना मतलब आपने उस चीज से बैकआउट कर लिया, भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, मीन्स चिकन आउट करना। क्लैंप डाउन ऑन, किसी के ऊपर आपने क्लैंप लगा दिया, मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। क्लैंप डाउन ऑन, इसका मतलब टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा देना। टाइगर को भी स्ट्रेंथ से किया गया है। नेक्स्ट इज कम अराउंड, इसका मतलब पहले आप कुछ और सोच रहे थे, अब आपने क्या किया, अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, दैट मीन्स कम अराउंड। टू चेंज वंस ओपिनियन और डिसीजन, तो आपने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, मीन्स यू केम अराउंड। ड्रॉप, आई ड्रू अप दिस, मतलब मैंने एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट प्लान बनाया है। अच्छा, प्लान को जनरली क्या बोलते हैं, प्लान का एक वर्ड होता है ब्लूप्रिंट। आप किसी चीज का ब्लूप्रिंट बना रहे हो, इसका मतलब आप उसका क्या बना रहे हो, एक पूरा का पूरा प्लान बना रहे हो। हाँ, स्नेक को भी धोखे से लिंक किया है, राइट, वुल्फ को, स्नेक को, दोनों को धोखे से लिंक किया है।
पिग को बहुत ज्यादा फूड से लिंक किया है, खाने से लिंक किया है। हॉर्स को भी वैसे फूड से लिंक किया है बहुत बार। बर्ड को कम खाने से लिंक किया है, बहुत ही कम खाने से लिंक किया। एक वर्ड बर्ड होती है डव, इसको शांति से लिंक किया है, पीस से लिंक किया है। ऐसी एक ऑलिव ब्रांच, ऑलिव पेड़ का जो एक ऑलिव होता है, वेजिटेबल होती है, ग्रीन कलर के होते हैं, इसको भी शांति से लिंक किया है, इसको भी पीस से लिंक किया है। तो एनिमल्स को, बर्ड्स को लिंक किया है, तो उन्हीं के बेसिस पे बहुत सारे ईडियम्स बनाए गए हैं। डक को किससे लिंक करते हैं? खाली बैठने से। कोई काम नहीं कर रहे, सिटिंग डक है मतलब खाली बैठे, आइडल से, खाली बैठने से किया है डक को। चलो आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। जंप द गन, रेस हो रही है। पहले रेस क्या होती थी, ऐसे लोग बैठ जाते थे। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, थैंक, पहले से ही सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो ये लोग हैं जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक इंसान है जो गन चलाएगा, जैसे ही वो गन चलाएगा इन लोगों को भागना है, और 200 मीटर की रेस है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गन चलने के पहले से ही भाग जाते हैं, गन चलती नहीं है पहले से ही भाग जाते हैं। तो ये लोग ने क्या किया, जंप द गन कर दिया, गन को जंप कर दिया, मतलब किसी चीज को पहले ही शुरू कर दिया। तो टू स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट प्री मेच्योरली। चलो अगला है बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। मेहनत तो इतनी करनी थी कि एक तरफ से आप बर्न हो रहे हो, मतलब 8-10 घंटे पढ़ना था। आप लोग पढ़ रहे हो 15-15, 16-16 घंटे, तो आप क्या कर रहे हो, इस कैंडल को दोनों एंड्स पे बर्न कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो कि हद से ज्यादा थकावट होती जा रही है। नेक्स्ट इज एलिफेंट इन द रूम। रूम में इतना बड़ा सा एलिफेंट बैठा हुआ है और कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में, सब अपने आपस में ही बातें कर रहे हैं। मीन्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम है रूम में, लेकिन हर कोई उस प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। अच्छा, व्हाइट एलिफेंट बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, डबल स्टार मार करके व्हाइट एलिफेंट भी लिख लेना। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, भाई मर्सिडीज खरीद तो ली, इतनी महंगी खरीदी, और अब उसका मेंटेनेंस भी इतना महंगा है। तो व्हाइट एलिफेंट इज व्हाट, समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट एलिफेंट। सफेद एलिफेंट खरीद लिया आपने। अगला, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, हिंदी में बोलते हैं जिस थाली में खाना खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, जो इंसान आपको मदद कर रहा है, जो इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, उसी की आप बुराई कर रहे हो। तो बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। अंडर वंस बेल्ट, मतलब वो चीज आपके बेल्ट में आ गई है, इसका मतलब क्या है, आपने अब उस चीज को अचीव कर लिया। एक अचीवमेंट का एक और बड़ा प्यारा इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, एड फेदर्स टू योर कैप। आप जितने फेदर्स ऐड कर रहे हो अपने कैप में, ये कैप है, इसमें आपने जितने फेदर्स ऐड करे हैं, इसका मतलब आपने उतने ही अचीवमेंट्स ले लिए हैं। 3 फेदर्स ऐड करे हैं मतलब 3 अचीवमेंट्स ले लिए हैं। तो कोई चीज अगर आपने आपके बेल्ट में, इसका मतलब आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, एवरीवन? चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार सभी लोगों को, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। एवरीवन प्लीज लाइक द सेशन। सभी लोग तुरंत की तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे। अच्छा एक चीज और, अभी तक हम एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे थे परफेक्शन में, इसलिए मैं फाउंडेशन से क्लासेस नहीं ले पा रही थी, प्रीलिम्स की क्लासेस नहीं ले पा रही थी। बट आज से परफेक्शन में बिल्कुल बेसिक से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ था, वो आज के आज ले लेंगे। ऊपर से आप लोगों को 40% का डिस्काउंट भी आज से मिल जाएगा। तो आप कोड लगाओगे यस ऑफिसर, और आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा सारे के सारे यस ऑफिसर के प्रोडक्ट्स पे। तो जितने लोगों ने परफेक्शन बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, आज से ज्वाइन कर लेना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे परफेक्शन की क्लास में, दैट इज क्लोज टेस्ट, और जिसमें इस जितनी भी वोकैबुलरी हम एडिटोरियल में सीख रहे हैं उस सबको अप्लाई करेंगे। सेविंग ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ सीड्स, तो जो हमारी पुरानी वेराइटीज हैं सीड्स की, उनको हम सेव करें। बाकी डिटेल्स मैं एकदम लास्ट में दे दूंगी। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, पहले आप लोग पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे, रीड इट।
चलो, हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने? हैज एवरीवन रेड इट? चलिए, इमेजिन एन इंडिया, एक इंडिया को इमेजिन करो, वेयर एवरी फार्मर सेम हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स। एक सेकेंड, इसमें आपको माइक से क्या प्रॉब्लम होती है? चलो, नहीं बिठाई मम्मा आपको क्लास में। हाँ जी, सॉरी एवरीवन फॉर द, इमेजिन इन इंडिया, एक इंडिया को इमेजिन करो जहां पे एवरी फार्मर जो है सेम हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स उगा रहा है, मतलब सेम तरह के क्रॉप्स उगा रहा है, वीट, राइस एंड फ्यू वेजिटेबल्स, और कुछ ही वेजिटेबल्स उगाई जा रही है, सभी लोग वीट उगा रहे हैं, सभी लोग राइस उगा रहे हैं, वाइल थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज, और हजारों जो ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज हैं, जो पुरानी सीड वेराइटीज हैं, वो गायब हो रही है, डिसअपियर इज व्हाट, वैनिश हो रही है। दिस इज नॉट अ डिस्टेंट फ्यूचर, ये कोई बहुत दूर का फ्यूचर नहीं बता रहा मैं, इट इज हैपनिंग नाउ, ये चीज अभी हो रही है। फॉर सेंचुरीज, 100 सालों से इंडिया के जो सीड्स एंड ट्रेडिशनल वेराइटीज के, तो हमारी पुरानी पुरानी वेराइटीज के जो सीड्स हैं, हैव बीन द बैकबोन, ये क्या है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। बैकबोन किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहे हैं फूड सिक्योरिटी के। और एक की का मतलब क्या है? मेन। ये एक मेन कंपोनेंट है कंट्री के इतने रिच कल्चरल हेरिटेज का। हमारे कल्चर की विरासत का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? कि हम इतने अलग अलग तरह के सीड्स इंडिया में उगाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? सारे फार्मर्स कुछ ही कुछ सीड्स उगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वो सारे की सारी सीड वेराइटीज अब क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। वाइल, लेकिन न्यू, हालांकि न्यू हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स एंड मैच करके वेराइटीज ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि ये हमको हाई ईल्ड देंगी। हाई ईल्ड का मतलब क्या? बहुत ज्यादा आउटपुट देंगी, खूब सारी खेती होगी। लेकिन दे हैव कम विद द कॉस्ट, लेकिन ये जितनी भी हाइब्रिड वेराइटीज आ रही हैं, इन ये एक नुकसान के साथ आ रही है। नुकसान क्या है? कि हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो चुका है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे। हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा वाटर डिपेंडेंट फार्मिंग यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं फार्मिंग में। इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मीन्स कमजोरी, हम कमजोर हो गए हैं। किस चीज के आगे कमजोर हो गए हैं? क्लाइमेट शॉक्स के आगे। क्लाइमेट कोई भी शॉक देता है तो हम कमजोर हो गए हैं उसके आगे, मतलब उसका नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। एंड ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मीनिंग क्या होता है? चेंज्ड। फूड की क्वालिटी चेंज हो गई है, यहाँ पे ऑल्टर्ड का मीनिंग है खराब हो गई है। और न्यूट्रिएंट जो कंटेंट होता है, कंटेंट मीन उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या हो गए हैं? कम होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही है हाइब्रिड वेराइटीज की वजह से। दी आयरनी, क्या ये आयरनी है? आयरनी का मतलब क्या होता है? दो ऑपोजिट चीज है। हम करने तो अच्छा गए थे, हो खराब गया, तो क्या ये एक आयरनी है? क्या अच्छा करने में बुरा हो गया? आयरनी समझते हो ना? या नेगेटिव चीज में पॉजिटिव है, या पॉजिटिव चीज में नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। एट अ टाइम, एक ऐसा समय, व्हेन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जब इतने ज्यादा वेदर इवेंट, एक्सट्रीम का मतलब क्या है? बहुत तेज गर्मी पड़ गई, बहुत तेज ठंड पड़ गई, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो जब ये जो है थ्रेटन कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं फूड प्रोडक्शन को, हम उस समय साइडलाइन कर रहे हैं। साइडलाइन का मतलब क्या होता है? इग्नोर कर रहे हैं। किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं? द वेरी, वेरी को यूज करते हैं जोर डालने के लिए, उन्हीं उन्हीं वेराइटीज को जो विथस्टैंड कर सकते हैं। विथस्टैंड मीन्स झेल सकती है। किस चीज को झेल सकती है? सूखे को, बाढ़ को। और रिप्लेनिश कर सकते हैं, रिप्लेनिश मीन्स भर सकती है, फुल कर सकती है डिप्लीटेड सॉइल्स को। तो जिन सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए उनको भर सकती हैं, फ्लड को झेल सकती है, ड्रॉट को झेल सकती है, और हम उन्हीं वेराइटीज को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आयरनी है, जब जरूरत है उनकी तभी हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये कैसा काम कर रहे हैं हम? इवन वेन वी नो देयर बेनिफिट्स, हमें उनके बेनिफिट्स पता है तब भी क्यों ये जो ट्रेडिशनल वेराइटीज है, ये जो पुरानी वेराइटीज हैं, गायब होती जा रही है। द ट्रूथ इज, सच्चाई क्या है? सच्चाई है, द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट अबाउट सीड्स ऑफ ट्रेडिशनल वेराइटीज। प्रॉब्लम जो है ट्रेडिशनल वेराइटीज के सीड्स के बारे में नहीं है, प्रॉब्लम है कि किस तरीके से पूरा का पूरा फूड सिस्टम स्ट्रक्चर किया जा रहा है, वो इश्यूज क्रिएट कर रहा है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो रहा है। इम्पॉसिबल तो नहीं हो रहा, लेकिन मुश्किल हो रहा है कि जो हमारे पुराने तरह के सीड्स हैं वो सरवाइव कर पाए, वो बच पाए। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ कह रहा है कि हम हाइब्रिड वेराइटीज लेके तो आ रहे हैं, लेकिन उन हाइब्रिड वेराइटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, वो ये वेराइटीज क्लाइमेट के आगे वल्नरेबल हैं, क्लाइमेट चेंज होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, पानी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है पानी पर, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम पुरानी सीड वेराइटीज को क्यों नहीं लेके आ रहे? पुरानी सीड वेराइटीज हर तरीके से अच्छी थी, सॉइल को भी रिप्लेनिश कर रही थी, क्लाइमेट से भी को भी झेल पा रही थी, तो हम क्यों कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल सरवाइव कर पाना? ऑथर इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। पैसेज समझ में आया सभी को? एवरीवन, चलिए अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे। एक तो मुझे ये बता दो, एवरी के आगे क्या ऑफ आ सकता है? 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 1, एवरी ऑफ सही होता है या ईच ऑफ सही होता है? और अगर ये दोनों सही होते हैं तो उनके आगे नाउन कैसा आता है? पहला क्वेश्चन ये। फ्यू और फ्यू और द फ्यू का बीच में डिफरेंस बता दो, और फ्यू और लिटिल के बीच में भी डिफरेंस बता दो। अगेन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। इस सेंटेंस का टेंस बता दो, ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है। वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, डिप्लीटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग करें। देखते हैं आज कितने लोगों ने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े हुए हैं। एवरी ऑफ नहीं होता है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, एवरी एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? इसके जस्ट आगे कोई नाउन लगाना जरूरी है। तो एवरी फार्मर हो सकता है, एवरी ऑफ नहीं हो सकता। हाँ, ईच ऑफ हो सकता है, ईच प्रोनाउन का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन जब भी ईच ऑफ होगा इसके आगे नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। डायरेक्टली नाउन आता है ईच फार्मर, लेकिन अगर ऑफ लगा के नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, ईच ऑफ द फार्मर्स। वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं आती। अगला, फ्यू, जिन चीजों को गिन सकते हो उनके साथ फ्यू यूज करते हैं, जिन चीजों को गिन नहीं सकते उनके साथ लिटिल यूज करते हैं। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव टोन है। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, पॉजिटिव टोन है। और द फ्यू का मतलब होता है जितना है उतना ही। तो अगर मैं बोल रही हूँ ना के बराबर स्टूडेंट्स हैं तो फ्यू स्टूडेंट्स हैं, थोड़े से बच्चे हैं तो अ फ्यू बच्चे हैं, जितने बच्चे बुलाए थे उतने ही बच्चे हैं तो द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर कॉल्ड दे केम। डिफरेंस क्लियर है? चलो, हैव बीन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये ना ही एक्टिव वॉइस है ना ही पैसिव वॉइस है। अगला, वेरी वेराइटीज, वेराइटीज नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो वेरी नाउन है। सॉइल्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है, डिप्लीटेड भी क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसमें पार्सिंग कर लेते हैं। द आपका आर्टिकल है, ट्रूथ नाउन है, इज वर्ब है। द आर्टिकल है, प्रॉब्लम नाउन है, इज वर्ब है। नॉट जस्ट, और एक होता है बट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे बट ऑल्सो की जगह हमने यहाँ पे ये एक सेमीकोलन लगाया, ये कनेक्टर्स होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले। अबाउट सीड्स, ये ना केवल सीड्स के बारे में है, तो अबाउट प्रेपोजिशन हो गया, सीड्स नाउन हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, ट्रेडिशनल एडजेक्टिव हो गया, वेराइटीज नाउन हो गया। इट प्रोनाउन हो गया, इज वर्ब हो गया। ये किसके बारे में है? ये इसके बारे में। इट इज अबाउट हाउ द एंटायर फूड सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड, कि कैसे कैसे पूरा का पूरा सिस्टम जो है स्ट्रक्चर्ड है। तो अबाउट यहाँ, अच्छा अबाउट नॉट, एक सेकंड, नॉट जस्ट अबाउट सीड्स, ये सिर्फ सीड्स के बारे में नहीं है। नहीं नहीं, अबाउट ना प्रपोजिशन नहीं है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है ना, इसके बारे में बता रहे हैं। प्रॉब्लम किसके बारे में? इस, तो ये एडवर्ब है। वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब है। अच्छा, ये किसके बारे में है? इट इज अबाउट हाउ द एंटायर फूड सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड, कैसे कैसे पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है। ये अबाउट कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। द आपका आर्टिकल हो गया, एंटायर एडजेक्टिव हो गया, फूड सिस्टम पूरा नाउन भी मान सकते हो या फूड को एडजेक्टिव, सिस्टम को नाउन मान सकते हो। इज वर्ब हो गया, स्ट्रक्चर्ड वर्ब हो गया, क्रिएटिंग वर्ब हो गया, इश्यूज नाउन हो गया, दैट कंजंक्शन हो गया, मेक वर्ब हो गया, इट प्रोनाउन हो गया, हार्ड एडजेक्टिव हो गया। इफ आपका फिर से, इफ नॉट इम्पॉसिबल, अगर उसको इम्पॉसिबल नहीं बना रहे हो। इफ जो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन देने के लिए आया है कि अगर हम किसी तरह की कंडीशन दे रहे हैं, तो इफ का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। नॉट एडवर्ब हो गया, इम्पॉसिबल एडजेक्टिव हो गया। फॉर ट्रेडिशनल सीड्स टू सर्वाइव, अगर इम्पॉसिबल नहीं है किसके लिए?
ट्रेडिशनल सीड्स के लिए कि वो सर्वाइव करें। फॉर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? के लिए। जब भी फॉर का मतलब के लिए होता है तो वो प्रेपोजिशन होता है, यहाँ पे के लिए ही मतलब है तो प्रेपोजिशन है। ट्रेडिशनल एडजेक्टिव है, सीड्स नाउन है, टू सर्वाइव प्रेपोजिशन है, सर्वाइव वर्ब। कितने लोगों के आंसर सारे के सारे सही निकले? आई होप मैंने, मुझे लग रहा है फॉर में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। देखो फॉर में नहीं, सॉरी अबाउट में। अबाउट दोनों रोल्स प्ले करता है। अबाउट आपका वर्ब भी होता है और प्रपोजिशन भी होता है। ये प्रपोजिशन कब होता है? जब मैंने बोला आई टॉक्ड टू हिम अबाउट राम, मैंने उससे राम के बारे में बात करी, तो उस केस में ये प्रपोजिशन है। लेकिन मैंने बोला कि ये बात इस बारे में, इट इज अबाउट दिस, तो उस केस में ये क्या है? उस केस में ये आपका एडवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? उस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोनों तरीके से इसको यूज किया जाता है। क्लियर? तो एडवर्ब का रोल भी प्ले करता है, प्रपोजिशन का रोल भी प्ले करता है। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा रोल प्ले करता है। चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? द फर्स्ट इशू ऑफ, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है मार्केट डिमांड की एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की। मार्केट डिमांड क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है? मोस्ट इंडियन कंज्यूमर्स, ज्यादातर इंडियन कंज्यूमर्स अननोइंगली, अनचाहे अनजाने वे में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल सीड्स खत्म होते जा रहे हैं। कैसे? सुपरमार्केट जो है, जो बाजार है जहाँ पे सामान मिलता है, गवर्नमेंट के फूड प्रोग्राम्स जो हैं, और जो घर हैं, वो क्या फेवर कर रहे हैं? हाई यील्डिंग, हाई आउटपुट वाला राइस और व्हीट। तो सब लोग ज्यादातर आटा और चावल, गेहूं का आटा और चावल खरीद रहे हैं, और वो इग्नोर कर देते हैं ट्रेडिशनल पुराने क्लाइमेट रेजिलियंट, क्लाइमेट स्ट्रॉन्ग ग्रेन्स को, जैसे कि मिलेट्स, बाजरा, दालें, और जो इंडिजेनस, इंडिजेनस में जो बहुत ही लोकल, जो हमारे यहाँ की नेटिव राइस वेराइटीज हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। एज देयर इज नो डिमांड, फिर कोई डिमांड नहीं होती, लोग खरीदते नहीं है, तो फार्मर्स भी झिझकते हैं इन वेराइटीज को ग्रो करने में। सेकेंड इशू क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? कि अनलाइक हाइब्रिड सीड्स के जैसे नहीं, हाइब्रिड सीड्स तो मास प्रोड्यूस किए जाते हैं बहुत सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनको कमर्शियली बेचा जाता है। ट्रेडिशनल सीड्स जो होते हैं, जो पुराने सीड्स होते हैं, वो रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर? कम्युनिटी एक्सचेंज के ऊपर। मतलब कम्युनिटीज आपस में ही उनको ग्रो करती हैं और लोकल कंजर्वेशन वही उन लोगों को, उनको प्रोटेक्ट करती है, मतलब उनको बनाती है। मतलब बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड हो गए हैं ये। राइस और व्हीट वगैरह तो हर कोई उगा रहा है, खूब सारा सारा उगा रहा है, लेकिन ये कम्युनिटी बेस्ड हो गए हैं। हाउएवर, लेकिन इंडिया के पास कमी है, अच्छी खासी वेल फंडेड कम्युनिटी सीड बैंक्स नहीं है। तो जो कम्युनिटी में उगाया जा रहा है उनकी सीड बैंक्स नहीं है कि हम इन वेराइटीज को स्टोर कर सके और इन वेराइटीज को प्रोटेक्ट कर सके। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, उन्होंने हमेशा से, हिस्टोरिकली मीन्स हमेशा से प्रमोट किया है हाई यील्डिंग वेराइटीज को, जैसे कि राइस, व्हीट को। इन अ वेल मीनिंग अटेम्प्ट, उनकी कोशिश थी कि फूड प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और फूड सिक्योरिटी भी प्रोटेक्टेड रहे, बूस्ट हो मतलब बढ़े। तो इसीलिए वो क्या कर रही थी? राइस और व्हीट को भी प्रमोट कर रही थी। लेकिन इसकी वजह से इनएडवर्टेंटली मीन्स अनचाहा, मतलब एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं, गलती से। तो गलती से क्या हो गया? एक ट्रेड ऑफ हो गया। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? कि आप एक ही चीज को बचा लो, या बायोडाइवर्सिटी और न्यूट्रिशनल क्वालिटी में ट्रेड ऑफ हो गया। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, मतलब आउटपुट बढ़ेगा तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी कम हो जाएगी, अगर न्यूट्रिशन बढ़ाना है तो आउटपुट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ट्रेड ऑफ हो गया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जितने भी एनिमल्स हैं वो सबके उसमें
तो किसी चीज को का आउटपुट बढ़ाना है तो उसका न्यूट्रिशन कम हो रहा है, न्यूट्रिशन बढ़ाना है तो आउटपुट कम हो रहा है, एक ट्रेड ऑफ बन गया। वाइल्ड इनिशिएटिव्स, लेकिन जो कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि ओडिशा मिलेट मिशन एक बनाया गया, इसने कोशिश करी इस चीज को बदलने की। ज्यादातर गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है, सरकार जो छूट देती है, और जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स होते हैं कि सरकार खुद अपने पास ले लेती है सामान को, फार्मर से खरीद लेती है, ये सारे के सारे बहुत धीरे हैं कि वो स्पीड पकड़ पाए। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ वही कह रहा है कि राइस व्हीट को ही सबसे ज्यादा प्रमोशन मिलता है, सरकार भी इसके लिए काम करती है, प्रोक्योरमेंट भी वही होता है, लोग भी वही खरीदते हैं, जिसकी वजह से जो बाजरा हो गया और जो हमारी बाकी ट्रेडिशनल वेराइटीज है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। फार्मर्स भी उनको नहीं उगा रहे हैं और एक समय ऐसा ना आ जाए कि वो सभी गायब हो जाए। पैसेज समझ आ रहा है सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? एवरी एग्रीकल्चर रिसर्च, जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब ने ज्यादा फोकस किया है किसके ऊपर? कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं कुछ क्रॉप्स की, ना कि वो फोकस कर रहे हैं कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में और इम्प्रूव करने में जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे एक साथ, तो अलग अलग जीन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और वो स्ट्रांग नहीं बना रहे क्लाइमेट रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ, क्लाइमेट से प्रोटेक्शन स्ट्रांग नहीं बना रहे। हालांकि चैलेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो लड़ाई है इंडिया की ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज को बचाने की, वो भी खत्म नहीं सॉरी वो हाँ, जो फाइट है इंडिया की ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज को बचाने की, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आगे हैं किस चीज में? कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में और जान डालने में इंडिजिनस वेराइटीज को, लोकल वेराइटीज को, और जो निग्लेक्टेड क्रॉप्स है उनको बचाने में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लगभग 30 सालों से ज्यादा से काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल MSSRF की एक प्रोग्राम है, ट्राइबल एग्रो बायोडाइवर्सिटी सेंटर है जयपुर ओडिशा में, उसने एक नेशनल कंसल्टेशन किया, सबसे बातचीत करी, जिससे बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके ऊपर किसी ना किसी चीज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, और स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने डिस्कशन कि किस तरीके से हम क्लाइमेट से स्ट्रॉन्ग, क्लाइमेट के लिए मतलब क्लाइमेट का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल में जो चलता रहे और इंक्लूसिव में जो सबको साथ में लेके चले, ऐसे सीड सिस्टम्स बना सकते हैं। इस कंसल्टेशन से एक रोड मैप आया, एक प्लान आया और वो जो प्लान है अपने रास्ते में आगे बढ़ना लगा। कोई भी एक सोल्यूशन जो है काम नहीं कर सकता। इंडिया की सीड्स जो ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं, क्रॉप्स हैं, उनको बचाने के लिए फार्मर्स की जो नॉलेज है उनको हमें समझना होगा, उनके हकों को समझना होगा। कम्युनिटी सीड बैंक नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, दूसरे सीड सिस्टम्स को इनिशिएट करना होगा, जैसे कि लोकल क्रॉप्स को सपोर्ट मिले, वेराइटीज को सपोर्ट मिले, इंसेंटिव्स देने होंगे फार्मर्स को, और पॉलिसी में चेंजेस लाने होंगे। ये सारे के सारे एक्शंस हैं जो हमें एक साथ करने होंगे, हैंड इन हैंड मीन्स साथ में, टुगेदर, साथ में करने होंगे। तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया है कि हमें क्या क्या करना होगा और तभी हम इंडिया की ट्रेडिशनल वेराइटीज को बचा पाएंगे। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन चिंतित है ऑथर, ट्रेडिशनल वेराइटीज खत्म होती जा रही है, अर्जेंट है, तुरंत के तुरंत एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। उम्मीदें भी हैं कि कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, ओडिशा में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, काम हो रहा है, तो उम्मीद भी है ऑथर को, और इन्फॉर्मेटिव तो है। क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ आया। आयरनी क्या मेंशन की थी ऑथर ने?
कि जो हमें बचा रहा है उसी को हम इग्नोर कर रहे हैं। वो सीड्स जो क्लाइमेट से लड़ सकते हैं उसी को हम इग्नोर कर रहे हैं। आंसर क्या था? अफोर्डेबल होते हैं। अफोर्डेबल की बात, एनिमल वेलफेयर की तो बात ही नहीं हुई। हाँ, ट्रेडिशनल सीड्स जो लड़ सकते हैं, कॉम्बैट मीन्स फाइट कर सकते हैं, उसी को हम इग्नोर कर रहे हैं। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज का सेंट्रल मैसेज क्या है? इंडिया को हाइब्रिड क्रॉप्स उगाने ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल ही बंद कर दो, ऐसा तो ऑथर ने नहीं बोला। ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज में न्यूट्रिशन कम होता है, उल्टा लिखा हुआ है। कम्युनिटी लेड एफर्ट्स की इकलौता सोल्यूशन है, ओनली वर्ड ने गड़बड़ कर दी। हाँ, होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट, एक कंप्लीट अप्रोच जरूरी होगी। आंसर इज डी। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेंटर क्या रोल प्ले करता है? मास प्रोड्यूस करता है हाइब्रिड सीड्स को? नहीं, क्लाइमेट मॉडलिंग की तो बात ही नहीं हुई। प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सीड कंजर्वेशन को? डिस्कशन कर रहे थे इसमें तो। आंसर इज डी। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? एवरीवन? यस। चलो, आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। अच्छा, इससे पहले आप सभी को एक बात बतानी थी। कल ना सफलता दिवस हुआ था, आप लोगों ने वीडियोस देखी भी होंगी, अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी भी। बहुत सारे बच्चे आए थे, हमने जबकि सिर्फ दिल्ली के बच्चों को बुलाया था। तो एक चीज जो सब बच्चों में कॉमन थी, इतने सारे बच्चे थे, मतलब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी थे जिनका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये सब भी क्लियर हुआ। एसबीआई पीओ का प्री भी क्लियर हुआ, एसबीआई क्लर्क का प्री भी क्लियर हुआ, एसबीआई क्लर्क का मेंस भी दिया है, अभी एसबीआई पीओ का मेंस भी देंगे। एक एक बच्चे के सारे सारे एग्जाम्स क्लियर हो रहे थे। रीजन क्या था? एक ही बात सब में जो कॉमन थी, और वो बात कॉमन क्या थी? परसिवियरेंस। कि मैम हमने ना एक भी दिन एडिटोरियल नहीं छोड़ा, हमने ना मैम एक भी दिन परफेक्शन नहीं छोड़ा, एक भी दिन नहीं छोड़ा। हम रोज सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाते थे, उसमें लिखते थे कि आज हमें इतने बजे एडिटोरियल करना है, इतने बजे परफेक्शन करना है, इतने बजे मुझे रीजनिंग की पजल्स बनानी है, इतने बजे मुझे डीआई करना है, और इस चीज को हम रोज करते थे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही सबको सिलेक्शन मिला, बहुत बच्चे थे जिनको पहली बार में मिला, बहुत बच्चे थे जिनको दूसरी बार में मिला, और एक बच्ची ऐसी भी थी जिसको 9 साल के बाद सिलेक्शन मिला था, आफ्टर 9 ईयर। तो आप आज अपने आप से इस क्लास के बाद सवाल जरूर पूछना कि क्या आप के अंदर परसिवियरेंस है? क्या पिछले 1 महीने में आपने क्लासेस रेगुलरली अटेंड करी है? क्या पिछले 1 महीने में एक भी दिन ऐसा गया है जिस दिन आपने परफेक्शन और एडिटोरियल को छोड़ा है? अगर एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि आपने जिस दिन परफेक्शन एडिटोरियल को छोड़ा है आपने रेगुलरली किया है, देन आई कैन गारंटी यू कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि 4 दिन कर लिया, 2 दिन गायब हो गए, या 3 दिन कर लिया, 1 दिन गायब हो गए, तो भाई कुछ गड़बड़ है। छोड़ दो, या तो पूरी तरीके से छोड़ दो या पूरी तरीके से अपना लो, बट एक चीज करो। ये जो बीच में लटकने वाली सिचुएशन होती है ना, कि कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। और इसीलिए मैंने आपको कमेंट में लिखने के लिए भी बोला था, जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना तो हमारा माइंड और शार्पली काम करता है। तो मुझे अब से चाहिए हर बच्चे से कमेंट सेक्शन में एडिटोरियल के कि मैम आज के 2 घंटे पूरे हो गए, आज के 2 घंटे इंग्लिश को देते हैं। वो कैप प्रोडिजी भी जो लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जो जितना जितना कर रहे हैं इंग्लिश में, कि मैम आज की वो कैप प्रोडिजी भी पढ़ ली 20 मिनट, आज का एडिटोरियल भी कर लिया, आज का परफेक्शन भी कर लिया, आज का पूरा दिन दे दिया। और रेगुलरली लिखो, रोज रोज लिखोगे। जिस दिन नहीं लिखोगे ना, उस दिन अपने आप से फील होगा कि आज तो कुछ मिस किया है, आज तो कुछ गलत हुआ है लाइफ में, और नेक्स्ट डे अपने आप से मोटिवेशन आएगा। चलो मैम, मैंने आज तक एडिटोरियल और परफेक्शन मिस नहीं किया मैम, 1 अप्रैल से रेगुलरली कर रही हूँ, आज से परफेक्शन की क्लास भी रेगुलरली करूंगी। कॉन्टिन्यूसली नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो तैयारी। आप बने नहीं उस तैयारी की अगर आप कॉन्टिन्यूसली नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
अपने पेरेंट्स को उम्मीदें दे रहे हो और फिर वो उम्मीदें तोड़ दोगे। अपने आप को उम्मीदें दे रहे हो फिर वो उम्मीदें तोड़ दोगे अगर कॉन्टिन्यूसली नहीं कर रहे हो तो। इतने लाखों बच्चे हैं, सिलेक्शन किन हज़ारों का हो रहा है भई? उन लोगों का हो रहा है कि जो 3 दिन कर रहे हो, 3 दिन नहीं कर रहे। इतना कैजुअल है क्या? अगर इतनी कैजुअल अप्रोच है तो कुछ और करो बेटा लाइफ में। अगर डिटरमाइंड नहीं हो अपने काम को लेके तो दिस इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन फॉर यू। ये सही रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने काम को लेके डिटरमाइंड है। चलो अब आ जाते हैं स्किमिंग पे, ऊपर-ऊपर से पढ़ेंगे। ये सारी बातें हम प्रोफेशन में बहुत करेंगे अभी। अभी एडिटोरियल पे फोकस करते हैं। स्किमिंग करके मुझे सभी लोग मेन आइडिया बताएंगे, एवरीवन। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? स्किमिंग करनी है, सिर्फ ऊपर-ऊपर से पढ़ना, मेन आइडिया समझना है। तो एआई जो है हेल्थ केयर का पार्ट बन जाएगा। ये जो है हेल्प करेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये क्या करेगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड है, प्रॉब्लम्स की बात कर रही है। और एआई जो है पैटर्न्स को डिटेक्ट करेगा। एक न्यूरोसर्जन ने बोला कि मुझे चिंता भी है लेकिन इस चीज़ को लेके कि हम दूसरी साइड नहीं देख रहे हैं। क्वेरीज को एड्रेस करेंगे, ट्रांजिशन में अच्छी चीज़ें हैं लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि नेचुरल इंटेलिजेंस सबसे ऊपर होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें लोगों पे ऑपरेट करती हैं, तो एआई जो है नेचुरल इंटेलिजेंस के नीचे होना चाहिए। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया सिर्फ एक ही लाइन का था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है, ऊपर है, बढ़िया है, अच्छा काम करेगा, लेकिन वो कभी भी नेचुरल इंटेलिजेंस को क्रॉस ना कर जाए। नेचुरल इंटेलिजेंस हमेशा मास्टर होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो दिस वाज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मैच किया? चलो अगला पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? ये आर्ग्यू करते हैं कि स्पेशलिस्ट जो है टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में। स्पेशलिस्ट सिर्फ जो एआई इन्फॉर्मेशन देगा उसी को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिससे कि उनको टाइम ज़्यादा मिले पेशेंट के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा डॉक्टर्स की क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब रिकमेंड करेगा तो क्या वो ये रियलाइज कर पाएगा कि पेशेंट 40 लाख रुपए नहीं दे पाएगा उसके लिए? अब देखो, ऑथर कह रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना डिफरेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल दो देगा कि इस पेशेंट को ये वाला ऑपरेशन करवा दो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं समझ पाएगा कि पेशेंट उसके लिए 40 लाख रुपए नहीं दे पाएगा। इतना ज़्यादा डेवास्टेटिंग कुछ नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ट्रीटमेंट दे दिया और ऐसा ट्रीटमेंट बता दिया पेशेंट को जो उसकी रीच के बाहर है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस बहुत हेल्प करेगी। हम देखते हैं जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं डॉक्टर्स तो देखते हैं कि पेशेंट का फैमिलीज को क्या चाहिए। अ फूल विद अ टूल इज स्टिल अ फूल। किसी बेवकूफ को एक टूल दे दो तो बेवकूफ ही रहेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कभी नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं आ सकती। किसी के पास हैमर है तो उसको हर कुछ एक कील जैसा लगता है, चाहे वो एक्सपेंसिव हैमर ही क्यों ना हो। तो टेक्नोलॉजी काम करने का जरिया है, ना कि प्रॉपर सब कुछ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर सकता है बट काम नहीं कर सकता प्रॉपरली, उसके लिए नेचुरल इंटेलिजेंस की जरूरत है। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में वही बोला कि जो चीज़ एक डॉक्टर सोच सकता है पेशेंट को लेके, नेचुरल इंटेलिजेंस सोच सकती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं सोच पाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना काम आसान बनाने के लिए करवाओ, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से काम मत दे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
को भी रीड करना होता है। क्या वो पेशेंट की भावनाओं को समझ पाएंगे या वो फैमिली की भावनाओं को समझ पाएंगे? जो एआई उनको प्रोटोकॉल बताएगा उसमें हर कोई इक्वल होता है, बट कुछ लोग ज़्यादा इक्वल होते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्टिफिशियल डेवलपमेंट में एथिक्स भी आना चाहिए। लगातार ह्यूमन का भी उसके ऊपर नज़र रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, टेक्निकली भी वो ठीक हो, लगातार उसको ट्रेन वापस किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हमें विश्वास करना है एआई पे, तो इनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हैं, डायरेक्ट पेशेंट एडवाइस दे रहे हैं, वो ह्यूमन इंटरवेंशन आ ही नहीं रहा, उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो एआई में रिलाई करना एक नेचुरल इंटेलिजेंस का जजमेंट है। कल्चरल सेंसिटिव एआई सिस्टम्स के पास मॉरल और एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा का पूरा पैराग्राफ वही कह रहा है कि भाई नेचुरल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। नेचुरल इंटेलिजेंस हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर होनी चाहिए। बहुत जगह एआई जो है डायरेक्टली पेशेंट को एडवाइस कर रहा है, तो एआई के अंदर हमें ह्यूमन वैल्यूज डालनी होंगी, हमें वो एक एथिक्स डालने होंगे कि वो हमेशा सही जजमेंट करे, सही चीज लोगों को जजमेंट दे। चलो, तो ऊपर ऊपर से हमने पढ़ लिया है, ओवरऑल मेन आइडिया हमको समझ में आ गया है। चलो पैसेज का आंसर देंगे। एक रिस्क क्या है? अगर एआई जो है मेडिकल डिसीजन मेकिंग करेगा, तो एक रिस्क क्या होगा? रिस्क ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट बोल देगा। 40 लाख का ट्रीटमेंट एक ऐसे इंसान को बोल देगा जो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो एआई जो है रिकमेंड करेगा ट्रीटमेंट्स बिना उनकी अफोर्डेबिलिटी को कंसिडर किए या उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके पूरे का पूरी सिचुएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ने एक रिकमेंडेशन क्या दी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सजेशन क्या दिया है? तो ऑथर ने एआई को सजेशन दिया है कि भाई ह्यूमन वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को इंक्लूड करो, और इंसान की नज़र हमेशा होनी चाहिए एआई पे कि एआई क्या कर रहा है। ह्यूमन ओवरसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एआई को एथिकल और ह्यूमन वैल्यूज लानी चाहिए और लगातार उस पर ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए, इंसान की नज़र होनी चाहिए। आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए मैच द कॉलम्स आंसर्स देंगे। जंप द गन, बहुत जल्दी शुरू कर लिया। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो। एलिफेंट इन द रूम, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं कर रहा। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जिसने हेल्प करी उसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। अंडर वंस बेल्ट, मतलब आपने वो चीज़ अचीव कर ली है। तो आंसर इज सी, ई, ए, बी एंड डी। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम एक बहुत ही अच्छी बुक भी गिफ्ट करेंगे, जिस बुक का नाम है सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। हाँ, 40% का डिस्काउंट एक्टिवेट हो गया है। आज से हम परफेक्शन को एक नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम वोकैबुलरी क्लोज टेस्ट पे काम करेंगे। तो जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आज के आज ले लेना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड लगाओगे येस ऑफिसर। तो सारे प्रोडक्ट्स पे मिल जाएगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो। इसमें आपको स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो, आपको इंग्लिश आपकी वीक है, तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लो। ये सारे के सारे आपको येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे ही मिल जाएंगे। परफेक्शन की क्लास आपकी 11 बजे होगी, तो वील मीट एट 11 AM फॉर परफेक्शन सेशन। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। इस सेशन की PDF और लिंक सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाते हैं। बट कोई कभी मत छोड़ना अपनी तैयारी में। 2 घंटे में फिर से कह रही हूँ, इंग्लिश को रोज़ दे दो। इंग्लिश में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा और 1 महीने के अंदर आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे रोज़ इंग्लिश को देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक